गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट अस बी प्रोफेशनल अगेन। एक बार आपका हमारे फिर से चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो में, इससे पहले वीडियो मैंने बताया था द सीक्रेट ऑफ कल्चर, इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। आज इसी चैप्टर की क्वेश्चन और आंसर की डिटेल लेके आए हैं आपके लिए। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर को। और आगे बढ़ने से पहले एक ही चीज़, अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आइए बढ़ते अपने क्वेश्चन और आंसर की तरफ। चैप्टर नेम इज द सीक्रेट ऑफ कल्चर, राइटर मुंशी प्रेमचंद जी। इसी की क्वेश्चन और आंसर आपके सामने दिख रहे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर थिंग्स इन लाइफ दैट द नरेटर सीम्स नॉट टू अंडरस्टैंड। इट मीन्स नैरेटर की लाइफ में, नैरेटर कौन होता है? इट मीन्स जो स्टोरी को बताता है, इट मीन्स राइटर। तो यहाँ पे बता रहा है राइटर की लाइफ में ऐसी क्या चीज़ें थी जिसे वह नहीं समझ पाता था। तो इसका आंसर है नैरेटर कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई मेनशिप, वाई डू एजुकेटेड पीपल इन वेरी अर्ली become short-sighted, and its main earlier weakness in the brain, or there are other reasons for it, and also why do people run after titles। आंसर थोड़ा सा लंबा है तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। नरेटर बता रहा है, नरेटर मीन्स अभी मैंने बताया आपको कौन, जो स्टोरी को बताता है। यहाँ पे कौन बता रहा है? राइटर। राइटर का नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद जी। तो यहाँ पे नरेटेड मीन्स मुंशी प्रेमचंद जी को क्या चीज़ें नहीं समझ में आती? उनको ये नहीं समझ में आता कि लोग शेविंग क्यों करते हैं, मेन जो होते हैं शेव क्यों करते हैं, और एजुकेटेड जो लोग होते हैं और शॉर्ट साइटेड क्यों होते हैं, कभी कभी जो है दूर की क्यों नहीं सोच पाते, बहुत गलत क्यों सोच रख लेते हैं, और उनको ये समझ में नहीं आता कि ये उनके ब्रेन की प्रॉब्लम होती है या कुछ और रीज़न होता है। एंड उनको एक चीज़ और नहीं समझ में आती कि लोग अपने टाइटल के पीछे क्यों भागते हैं। टाइटल में से उनको एक उपाधि जो दी जाती है, नाम, उसके पीछे क्यों भागते हैं पढ़े लिखे लोग। तो ये चीज़ें जो होती राइटर को समझ में नहीं आती हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। हु वॉज राय रतन किशोर? राय रतन किशोर जी कौन थे? द आंसर इज Rai Ratan Kishore is one of my many friends, a highly educated man holding an important office. He is considered to be both kind-hearted and generous। बता रहा है राय रतन किशोर जी मेरे कई सारे दोस्तों में से एक थे जो कि हाईली एजुकेटेड यानी बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे थे। एक अच्छी खासी ऑफिस उन्हें मिली थी, इट मीन्स गवर्नमेंट ऑफिसर थे, ये आपने इस स्टोरी में सुना ही है। एंड दोनों प्रकार के पर्सन थे, काइंड हार्टेड भी थे, इट मीन्स दयालु भी थे, एंड जनरस, और अपने कार्य को लेकर के बहुत ही अच्छे थे। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बता रहा व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड राय साहब लीड। राय साहब के बारे में बता रहा है किस प्रकार की लाइफ जो है वो लीड कर रहे थे, मीन्स किस प्रकार की लाइफ को जी रहे थे। राय साहब किस प्रकार का जीवन यापन कर रहे थे। द आंसर इज राय रतन किशोर जी लीड वेरी लग्जरियस लाइफ। लग्जरियस मीन्स बहुत ही कंफर्टेबल, लग्जरी से भरा हुआ, इट मीन्स आनंदपूर्ण, जितनी फैसिलिटी हो सकती हैं लग्जरी से संबंधित वो सारी चीज़ें उनके पास थी। इट मीन्स वही चीज़ बता रहा है राय रतन किशोर जी लीड वेरी लग्जरियस लाइफ, इवन ही गॉट अ लार्ज सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट बट हिज एक्सपेंसेस इज मोर देन हिज सैलरी। यहाँ तक भी बता रहा है राय रतन किशोर जी बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, यहाँ तक कि उन्हें गवर्नमेंट से अच्छी खासी सैलरी मिलती थी, गवर्नमेंट से अच्छी खासी सैलरी लेते भी थे, लेकिन बता रहे उससे ज़्यादा इनका एक्सपेंस होता था, क्योंकि ख़ानदानी इनके यहाँ चली आ रही थी परंपराएं, अच्छी खासी सारी चीज़ें थीं। ठीक है, तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
हु वॉज दामरी? दामरी कौन था? स्टोरी में आपने पढ़ा दामरी, तो आंसर यहाँ पे मैंने लिखा है दामरी इज़ अ फुल टाइम सर्वेंट ऑफ राय रतन किशोर, ओनली गोइंग हाउस फॉर टेकिंग हिज फूड। दामरी जो था मिस्टर राय रतन किशोर जी का 24 आवर का सर्वेंट था। इट मीन्स फुल टाइम का, घर पे सिर्फ खाना लेने के लिए जाता था या खाना खाने के लिए जाता था शाम में, उसके बाद फिर चला आता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज राय साहब स्कोल्डिंग टू दामरी? राय साहब जो है दामरी को क्यों डांट रहे होते हैं? द आंसर इज वन डे ही डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम होम एट नाइट, सो राय साहब स्कोल्डिंग हिम। एक रात जब वो खाना खाने के लिए घर पे गया था, किन्हीं कारणवश उसके घर कोई आ गया था, कोई मेहमान, या किसी रीज़न से वह रात में वापस नहीं आ सका। यही कारण था कि राय साहब दामरी को स्कोल्ड कर रहे थे। स्कोल्डिंग मीन्स डांटना, तो राय साहब डांट रहे थे दामरी को। 6th question on your screen. Why did rich man's wife decided to meet राय साहब wife? जो अमीर व्यक्ति की वाइफ थी उसने क्यों निश्चय किया, उसने क्यों डिसाइड किया राय साहब की वाइफ से मिलने का? आंसर इज क्या यार, राय साहब इज वेरी स्ट्रिक्ट टू हिज रूल and nobody have dared to talk to him about the murderer case. राय साहब काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और किसी भी पर्सन की साहस नहीं थी, किसी भी पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उनसे जाके बात कर सके उस मर्डरर केस के बारे में। जिस व्यक्ति ने खून किया था उस व्यक्ति के केस के सिलसिले में किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं कि उनसे बात कर सके गलत कार्य को करवाने के लिए। इसीलिए राय साहब की वाइफ से उस मर्डरर की वाइफ ने डिसाइड किया मिलने के लिए कि शायद इनकी वाइफ से मिलने के बाद कुछ काम बन जाए, और बना कि नहीं बना है आपने स्टोरी में सुना ही था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है वाई डिड दामरी गो द फील्ड इन द मिडल ऑफ नाइट? दामरी जो था आधी रात को खेत में क्यों गया था? दामरी is go the field for collect some fodder for his bullocks at night in night. जो दामरी था खेत में गया हुआ था कुछ फोडर यानी चारा या अनाज के लिए, फॉर हिज बुल्लक अपने जो उसके जो बैल भूखे हुए थे उन बैलों के अनाज के लिए रात में गया था खेत में उनके चारा कलेक्ट के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज दामरी वाइल ही वॉज कमिंग आउट ऑफ द फील्ड? सॉरी, हु सा द दामरी? दामरी को किसने देखा जब वो खेत से वापस आ रहा था? एंड व्हाट इज़ द पर्सन रिएक्शन? और उस पर्सन का रिएक्शन क्या था? दो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड किए गए हैं। दामरी को किसने देखा जब वो खेत से वापस आ रहा था रात में, एंड उसका रिएक्शन क्या था? तो दामरी को आपने स्टोरी में देखा ही था, किसने देखा था? तो द पुलिस मैन सा द दामरी वाइल ही इज़ कमिंग आउट ऑफ द फील्ड। पुलिस के आदमियों ने दामरी को देखा जब वो खेत से वापस आ रहा था। एंड दे सेइंग, उनका रिएक्शन क्या था? दे सेइंग द थीफ टू दामरी एंड से कम विथ मी टू पुलिस स्टेशन। और उन्होंने कहा कि थीफ, फर्स्ट थिंग तो थीफ प्रोनाउंसिएट किया, थीफ यानी चोर, कि उन्होंने चोर भी कहा उसे, और उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द बुल्लक्स वेलकम दामरी? जो बुल्लक्स थे, जो बैल थे, उन्होंने दामरी का स्वागत कैसे किया? द बुल्लक्स वेलकम टू दामरी, बुल्लक्स दामरी का स्वागत कर रहे थे एज लुकिंग हिम पिटिएबल ड्रीमी आइज एंड स्टार्टेड लिकिंग हिज हैंड। वो उसको भीगी आंखों से देख रहे थे। जब दामरी आया तो उन्होंने पूछा उसका बैलों ने इसका स्वागत कैसे किया, तो अपनी भीगी आंखों से उसकी तरफ देख रहे थे और उसके नज़दीक आने पर उसके हाथ को चाटना शुरू कर दिए। जानवरों की आदत होती ना, जीभ से चाटना शुरू कर देते हैं, तो वैसे उसके बैलों ने उसके हाथ को चाटना शुरू कर दिया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Describe the dilemma that Rai Sahab faced because his wife's stupidity. राय साहब बता रहे हैं जो फेस कर रहे थे उनकी वाइफ की बेवकूफ़ी की वजह से राय साहब को जो फेस करना पड़ा, उस चीज़ को डिस्क्राइब करना है, बताना है क्या चीज़ें थी जो राय साहब की वाइफ जो थी कुछ गलतियां कर दी थी, स्टुपिडिटी कर दी थी, जिसको राय साहब फेस कर रहे थे। राय साहब इज़ वेरी एंग्री ऑन हर वाइफ। राय साहब अपने वाइफ के ऊपर बहुत गुस्सा हुए थे। ही सेइंग मेनी टाइम्स, उन्होंने कई बार कहा, टू डिड नॉट एक्सेप्ट द मनी फ्रॉम रिच मैन्स वाइफ। क्यों गुस्सा हुए थे? तो वो बता रहा है कि उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिए थे। उन्होंने कई बार बता रहा है कि अपने वाइफ से कहा कि वो जो रिच मैन है जिन्होंने एक व्यक्ति का खून भी किया है, उनकी वाइफ से आप पैसे मत लीजिए, बिकॉज वो गलत वर्क होगा जिसको मुझे करने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नरेटर प्राइमरी कंसर्न। नरेटर की जो प्राइमरी कंसर्न है, मेन समस्या है, वो क्या है, किस चीज़ को लेके जो नरेटर मीन्स अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया व्हाट इज़ नरेटर। नरेटर मीन्स हु इज स्पोकन। बाई स्पोकन जिस भी पर्सन के द्वारा स्पोक किया जाता है, या हु इज सेइंग द स्टोरी। इट मीन्स यहाँ पे स्टोरी कौन से कर रहा था, मिस्टर मुंशी प्रेमचंद जी। तो बता रहा है मुंशी प्रेमचंद जी का प्राइमरी कंसर्न क्या था, मुख्य समस्या क्या थी। तो आंसर आपके सामने है, द नरेटर्स प्राइमरी कंसर्न इज द कल्चर, यानी वो सभ्यता है, वो कल्चर है, इन विच जिसमें कि वन पर्सन हु इज किल अ पर्सन इज आउटसाइड ऑफ जेल, जो कि एक व्यक्ति का हत्यारा भी होता है, उसने एक व्यक्ति का खून किया होता है, वह जेल के बाहर होता है। एंड अनदर पर्सन, एंड जो दूसरा व्यक्ति होता है, हु डिड नॉट डू एनी ऑफेंस, जिसने कोई अपराध भी नहीं किया होता है, इज इनसाइड द जेल, जेल के अंदर होता फॉर 6 months, 6 महीने के लिए जेल के अंदर होता है। 10 पे 12, why is the people think that Rai Sahab is become an atheist। एथियस्ट मीन्स होती है जिसकी भगवान में आस्था नहीं रहती है, जिसे नास्तिक कहते हैं, यानी जो भगवान में आस्था रखता है उसे आस्तिक कहते हैं, और जो आस्था नहीं रखता उसे नास्तिक कहते हैं। तो लोग ऐसा क्यों सोच रहे थे कि राय रतन साहब आस्तिक हो चुके हैं, सॉरी नास्तिक हो चुके हैं। तो इसका आंसर है, द पीपल थिंक अबाउट राय साहब इज़ एथियस्ट बिकॉज, लोगों को लग रहा था कि राय साहब एथियस्ट हो चुके हैं, नास्तिक हो चुके हैं, क्योंकि आफ्टर डेथ हिज फादर, उनके पिताजी की डेथ के बाद ही स्टॉप द जन्माष्टमी पूजा। स्टॉप यानी रोक दिए थे, जन्माष्टमी पूजा यानी जन्माष्टमी की जो भव्य पूजा होती थी उन्होंने उसको रोक दिया था। इन विच हीज़, जिसमें कि हिज 100 रुपीज़ इज़ गोन, लगभग 100 रुपये चले जाते थे। इट मीन्स 100 रुपये, इट मीन्स ये स्टोरी काफ़ी पहले की है, तो उस टाइम चूँकि दामरी को कितने रुपीज़ की फ़ाइन लगी थी, ओनली फॉर 2 रुपीज़, 2 रुपीज़ की फ़ाइन लगी थी। उस टाइम 2 रुपये की भी कीमत बहुत थी। उस टाइम भी इनका 100 रुपीज़ जन्माष्टमी पूजा महोत्सव में खर्च हो जाता था। उन्होंने उसको रोक दिया था। एंड ऑल्सो स्टॉप गिविंग वुड फॉर गर्ल्स वेडिंग, उनके क्षेत्र में, उनके नगर में जब भी लड़कियों की शादी होती थी तो खाना बनाने के लिए जितने भी लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती थी वो इनके यहाँ से जाता था, इन्होंने उसको भी रोक दिया। एंड ऑल्सो स्टॉप क्लॉथ फॉर पुअरर पर्सन, और इनके यहाँ से क्या था, गरीब व्यक्तियों को या भिखारियों को, में छोटे लोगों को कपड़े बांटे जाते थे, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया था, सिर्फ पैसे बचाने के लिए ना। तो वही चीज़ बता रहा है, लोगों को ऐसा क्यों लगता था, लोगों को इसीलिए लगता क्योंकि उनके पिताजी की डेथ के बाद जन्माष्टमी पूजा महोत्सव रोक दिया गया, जिसमें 100 रुपये लगभग इनके खर्च होते थे। लोगों को जो कपड़े दिए जाते थे वो रोक दिए गए। क्षेत्र में, नगर में जब भी लड़कियों की शादी होती तो उसके लिए लकड़ियाँ इनके घर से जाती थी, उन्होंने उसको भी रोक दिया। इसीलिए लोगों को लगता था कि ये एथियस्ट हो चुके हैं और ये नास्तिक हो चुके हैं। इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर अभी भी आपको कहीं पे डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं, या आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप वहाँ पे भी क्वेरी कर सकते हैं और मैं उसको अगेन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा।
तो तब तक के लिए इन क्वेश्चन को राइट करके रिवाइज कर डालिए, बिकॉज योर टेस्ट विल बी नियरेस्ट। आपके टेस्ट जल्दी होने वाले हैं। इसको देखिए, सुनिए, लिखिए, रिवाइज कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, एंड चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।